है कि एजेंट आपका भरोसेमंद होना चाहिए। आप किसी ब्रांच में गए, वहाँ पे आपको कोई एजेंट मिल गया, उसने आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, कुछ आपका थोड़ा बहुत हेल्प की। जब भी आप लोग कोई भी इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो आपको एक भरोसेमंद इंश्योरेंस लेते हैं तो लेने से पहले क्या करना है, लेते समय क्या करना है और लेने के बाद भी क्या करना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेज देने वाली वीडियो लेके आई हूँ, जिसको कि मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अगर मैं आपको पॉइंट बताऊं कि हम लोग क्या आज का हमारा पॉइंट है, क्या हमारा टॉपिक है। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा ये है कि जब भी अगर आप कोई भी LIC की या फिर कोई भी इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो वो प्लान लेने से पहले आपको किन 12 बातों का ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं यही आपको 12 बातें बताने वाली हूँ और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि अगर आप इस वीडियो में को पूरा देखते हैं और इन 12 बातों को आप सुनेंगे तो यकीनन आपको लगेगा कि हाँ, आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ नया सिखाने का कोशिश किया है। क्योंकि फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि आप बिना कुछ सोचे समझे कई बार इंश्योरेंस प्लान ले लेते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि कौन सी ऐसी 12 बातें हैं जिनको कि ध्यान रखना है आपको कोई भी इंश्योरेंस प्लान या फिर अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेज देने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ साथ वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुँच सके। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और चलते हैं हमारी वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, आप लोग जैसा कि जानते ही हैं कि मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही रहता है कि आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं आपको दे सकूं, जिससे कि आप अगर कभी भी कोई भी इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो वो किस तरीके से आपको मदद कर सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरा मोटिव सिंपल सा यही है और उस मोटिव को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये मैंने टॉपिक काफ़ी मुश्किलों से इसको मैंने जो है प्रिपेयर किया है और आपके सामने मैं इसको प्रेजेंट कर रही हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब भी आप कोई भी प्लान लेने का सोचते हैं तो आपके मन में कई सारे सवाल होते हैं जिसका कि जवाब आपको शायद एजेंट भी नहीं देता है। तो उस केस में क्या होता है, आप कई बार गलत चीज़ चूज़ कर लेते हैं या फिर आप इंश्योरेंस नहीं लेते हैं और या फिर बाद में आप ये कहते हैं कि एजेंट सही नहीं है क्योंकि आपने कोई गलत प्लान ले लिया। तो फ्रेंड्स, ऐसे बाद में किसी को बुरा भला बोलने से अच्छा है आप पहले ही अपनी तैयारी करके चलिए, जिससे कि आगे चल के आपको कोई भी परेशानी ना आए। तो फ्रेंड्स, वो 12 बातें क्या हैं मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि आप स्किप कर दें और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही रह जाए। फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में मैं आपको एक पॉइंट ऐसा स्पेशल पॉइंट बताने वाली हूँ जिसको कि काफ़ी ज़्यादा लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन उसकी वजह से आपको इंश्योरेंस लेने के बाद काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं अपने 12 पॉइंट में से सबसे पहले पॉइंट की बात करूँगी, सबसे पहला हमारा वो पॉइंट क्या है जिससे कि जब भी आप इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो आपको याद रखना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि एजेंट आपका भरोसेमंद होना चाहिए। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि आपको अगर कोई इंश्योरेंस प्लान लेना है तब आप क्या करते हैं, किसी भी अपने दोस्त से या फिर मतलब कोई भी आप किसी ब्रांच में गए, वहाँ पे आपको कोई एजेंट मिल गया, उसने आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, कुछ आपका थोड़ा बहुत हेल्प किया, तो आपको क्या होता है कि उस पर आपका ट्रस्ट हो जाता है, आप उससे इंश्योरेंस प्लान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब भी आप लोग कोई भी इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो आपको एक भरोसेमंद एजेंट से लेना चाहिए। अब फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रही कि भरोसेमंद का मतलब ये है आप किसी को 10-20 साल से जानते हैं तो ही वो भरोसेमंद है। फ्रेंड्स, भरोसेमंद का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वो उनके जो क्लाइंट है उनके साथ वो कैसे उनको सर्विस देते हैं, सर्विस देते भी हैं या फिर नहीं देते हैं, उनका नेचर कैसा है, जिससे कि जब भी अगर आप उनसे प्लान लेते हैं, कोई भी इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको ये भरोसा हो कि आपके सारे काम आपके आसानी से होने वाले हैं एजेंट के साथ।
सो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट हमारा यही है कि जब भी आप कोई भी इंश्योरेंस प्लान लें तो एजेंट आपका भरोसेमंद होना चाहिए, जिससे कि आपको आगे चलकर किसी भी तरीके की अगर परेशानी आती है तो एजेंट आपका पूरा सपोर्ट करेगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ हमारा दूसरा और स्पेशल पॉइंट। दोस्तों, जब भी आप कोई भी इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, किसी भी एजेंट से लेते हैं, सबसे पहली चीज़ आपका भरोसेमंद होना चाहिए। दूसरा हमारा पॉइंट है कि जब भी एजेंट आपको कोई भी बात बताता है, कोई भी प्लान बताता है, तो उसको आपको ध्यान से सुनना है और आपके मन में जो भी सवाल आते हैं उसका आपको जवाब उसी टाइम लेना है। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि आप जब भी एजेंट से मीटिंग करते हैं, एजेंट आपके घर पे आकर या फिर कहीं भी आपको कोई भी प्लान बताते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि एजेंट के ज़्यादा फोर्स करने पे आप प्लान लेने के लिए तैयार हो तो जाते हैं, लेकिन आप उस प्लान की जो बारे में उसके जो प्रॉफिट है, बेनिफिट है, उनको आप ध्यान से नहीं सुनते हैं और आप कोई सवाल भी नहीं पूछते हैं और वो आप प्लान ले लेते हैं। लेकिन कुछ समय बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं, मुझे ये प्लान नहीं लेना चाहिए था। रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, हालांकि एजेंट की इसमें गलती नहीं है, क्योंकि आपने ध्यान से नहीं सुना। आपने सिर्फ और सिर्फ एजेंट को टरकाने के लिए आपने वो प्लान ले लिया, लेकिन आपको ही उसमें बाद में परेशानी आने वाली है। सो फ्रेंड्स, जब भी आप कोई भी प्लान लेते हैं LIC का, तो जब भी एजेंट उसके बारे में आपको चीज़ें बताता है तो उसके बारे में आप लोग ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनने के साथ साथ आपके मन में कोई सवाल अगर आता है उसका जवाब लीजिए। सिर्फ और सिर्फ एजेंट के कहने पर उनसे पीछा छुड़ाने के लिए आप कोई भी प्लान बिल्कुल भी ना ले, इससे आपको ही आगे चल के परेशानी आ सकती है। फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ। फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट हमारा यही है कि एजेंट के कहने पर, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे दूसरे पॉइंट में, तो तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि एजेंट के कहने पर आप गलत प्लान मत लीजिए। जब भी एजेंट आपको कोई भी प्लान बताते हैं तो उसका आप रिसर्च कीजिए, आप उसका यूट्यूब पे वीडियो देखिए, आप उसका क्या उसमें कैटेगरी दी गई हैं, क्या उसका मिनिमम एज होता है, क्या सम एश्योर्ड बैठता है, क्या सारी चीज़ें होती हैं, उसका आप एक बार गुड़ा भाग खुद से लगाइए और एजेंट से भी आप 2-3 मीटिंग कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको एक बार में प्लान नहीं समझ में आया है तो एजेंट से आप उस बारे में चर्चा कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपने प्लान तो एजेंट के कहने पे ले लिया, लेकिन एजेंट ने आपको प्लान सही नहीं दिया, उसने आपको टर्म ज़्यादा लंबी दे दी, 25-30 साल की दे दी। अगर आपकी 40 साल एज है और अगर उसने आपको 30 साल की टर्म दे दी, तो फिर उस प्लान का कोई भी बेनिफिट नहीं है। उसने आपको प्लान सही नहीं दिया। प्लान सही का मतलब है कि उसने आपका पैसा मार्केट में लगा दिया, मार्केट वाले प्लान में, और आप अपना पैसा नॉर्मल पॉलिसी में लगाना चाहते थे। तो फ्रेंड्स, ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, एजेंट के कहने पर, अगर आपका एजेंट बहुत ज़्यादा भरोसेमंद है, मैं फिर भी आपसे यही कहूँगी कि आप हमेशा अपना थोड़ा दिमाग लगाइए, क्योंकि किसी और को बाद में दोष देने से अच्छा है कि आप खुद ही अपनी जानकारी को इकट्ठा कीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता कि हमेशा एजेंट ही गलत होता है। एजेंट अपनी तरफ से आपको अच्छी चीज़ बताएगा, अच्छा प्लान देगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी सिचुएशन टाइम के साथ अलग हो जाती है, तब आपको कहने को ये होता है कि एजेंट ने आपको ये चीज़ दी। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी प्लान लेते हैं, अपना प्लान देखिए, प्लान क्या है, प्लान में क्या बेनिफिट मिलता है। अगर भगवान ना करे कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, एक्सीडेंटल होता है तो कितना मिलता है, नॉर्मल होता है तो कितना मिलता है, उसका टर्म क्या है, टर्म हमें क्या दिया जा रहा है, हमारा प्रीमियम क्या है, वो सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। उसके बारे में वीडियो देखिए, जानकारी इकट्ठा कीजिए, उसके बाद ही आप कोई भी नतीजे पर पहुंचिए, ताकि बाद में आप किसी और को दोष ना दे पाए। आप अपनी पॉलिसी के लिए खुद ही पूरी जिम्मेदारी लीजिए। तो यहाँ तक तो ये हो गया कि जब भी आप प्लान ले रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। अब आगे का चौथा पॉइंट हमारा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फ्रेंड्स, चौथा पॉइंट हमारा ये है कि जब भी आप प्लान लेते हैं तो एजेंट आपसे कुछ पेपर पे साइन करवाते हैं। तो उन पेपर पे साइन करने से पहले आपको पेपर को थोड़ा पढ़ लेना है। हालांकि उस पेपर में, यानी कि जो फॉर्म होता है, उसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं लिखा होता है जो कि क्लाइंट के खिलाफ हो, कस्टमर के खिलाफ हो, लेकिन फिर भी आपको अपनी तसल्ली के लिए एक बार पढ़ लेना है कि क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, कहाँ कहाँ मैं साइन कर रहा हूँ,
साइन करने का मतलब है कि आप उस बात के लिए राजी हैं, आप उस बात के लिए एग्री हैं, इसीलिए आप वहाँ पर साइन कर रहे हैं। तो जब भी आप साइन करते हैं तो स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लीजिए, ताकि बाद में आपके मन में ये डाउट ना रहे कि मैंने तो यहाँ साइन किए थे, पता नहीं एजेंट ने उसका कैसे यूज़ करा हो। सो फ्रेंड्स, जब भी आप पेपर पर साइन कीजिए, एजेंट आपको पेपर देंगे कुछ, उन पर साइन करें तो एक बार पढ़ लीजिए, अपनी तसल्ली कर लीजिए, उसके बाद ही आप लोग उस पर साइन कर सकते हैं। हमारा पॉइंट है कि जब आप पेपर पर साइन कर देते हैं तो उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट देने होते हैं, यानी कि आधार कार्ड देना होता है, पैन कार्ड देना होता है, कैंसिल चेक या फिर पासबुक देना होता है, तो पासबुक का फोटोकॉपी देना होता है। तो उस केस में आप जब भी अपने डॉक्यूमेंट को देते हैं तब आपको उस पर LIC यूज़ ओनली लिख देना है। जैसे कि अगर आपने अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी दी, तो जहाँ पे आपने साइन किए हैं उसके थोड़ा ऊपर, यानी कि जहाँ आपका डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट पे आप लिख दीजिए LIC यूज़ ओनली। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, कुछ क्लाइंट के मन में ये डाउट रहता है कि कहीं हमारे डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ ना हो। हालांकि ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, लेकिन आप अपनी तसल्ली के लिए ये काम कर सकते हैं, जिससे आपको ये भरोसा रहे कि जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ LIC के ही काम में आएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, कई बार आपका भी मन ऐसा हो जाता है कि क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है कि ऑनलाइन कितना क्राइम हो रहा है, कितनी चीज़ें साइबर क्राइम लोगों के साथ हो जाती हैं। तो उस केस में अगर आपके मन में बाद में ऐसा डाउट आए कि मैंने ये डॉक्यूमेंट दिए थे, लेकिन हो सकता है मेरे डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके बाद भी आपको अपनी तसल्ली के लिए जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट देते हैं पॉलिसी के लिए या फिर किसी भी सिचुएशन में आप किसी को डॉक्यूमेंट देते हैं, तो जिस पर्पज़ से दे रहे हैं वो चीज़ अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख दीजिए, ताकि आपको ये भरोसा हो जाए कि आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ नहीं होने वाला है। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आगे मैं आपको और अच्छे अच्छे पॉइंट बताने वाली हूँ। छठा हमारा पॉइंट है, जब भी आप कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो आपने साथ ही साथ अपनी पॉलिसी में नॉमिनी को अपडेट करना है। अब फ्रेंड्स, ऐसा करने से क्या होगा? फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि आपने अगर अपनी कोई भी पॉलिसी ली और उसमें आपने पॉलिसी लेने के बाद आपने उसमें नॉमिनी नहीं बनाया, तो इन केस अगर भगवान न करे पॉलिसी होल्डर के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो नॉमिनी का काम क्या होता है? नॉमिनी का काम होता है कि अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो उस पॉलिसी का जो क्लेम है वो क्लेम नॉमिनी कर सकता है। लेकिन अगर पॉलिसी में आपने नॉमिनी ही नहीं बनाया है तो कौन उस पॉलिसी में क्लेम करेगा? तो फ्रेंड्स, आपको अपना काम पूरी जिम्मेदारी से निभाना है। अगर आप कोई पॉलिसी लेते हैं तो साथ साथ नॉमिनी भी डलवाइए। कई बार क्या होता है कि मौके पर जो नॉमिनी है उनके डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, या आप कंफ्यूज होते हैं कि आप किसको नॉमिनी बनाएं। अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप कंफ्यूज होते हैं कि पत्नी को बनाएं, बच्चों को बनाएं। माता पिता हैं तो सोचते हैं कि माता पिता को बनाएं, किसको बनाएं। तो फ्रेंड्स, ऐसे केस में क्या होता है, कई बार आप कहते हैं चलो छोड़िए, हम बाद में सोचकर नॉमिनी बना देंगे, और फिर वो टाइम काफ़ी लंबा चला जाता है। आप उस बात को फिर ध्यान से आपके निकल जाता है और नॉमिनी नहीं बन पाता है। और एजेंट भी कई बार ये चीज़ें उनको भी ध्यान में नहीं रहती हैं और आपका नॉमिनी रह जाता है। और ऐसे केस हमने कई देखे हैं कि जिसमें नॉमिनी नहीं होता है और अगर उस पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, कुछ दुर्घटना घट जाती है, तो परिवार को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपको अपने परिवार को परेशानियों से बचाने के लिए आपको अपना काम पूरी तरीके से, यानी कि अच्छे तरीके से आपको पूरा करना है। जब भी आपने कोई भी इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो नॉमिनी को साथ के साथ अपडेट करवाइए। अगर आप अपने बच्चे को नॉमिनी बनाते हैं जिसकी की उम्र 18 साल से कम है, तो आपको उसके लिए एक अपॉइंटी बनाना पड़ेगा। अपॉइंटी के तौर पर आप अपनी पत्नी को, अपनी माता पिता, किसी को भी अपॉइंटी बना सकते हैं, जिससे कि इन केस अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई मिसहैपनिंग होती है तो माँ, यानी कि अपॉइंटी है, वो नॉमिनी को पैसा दिलवाएगी। अपॉइंटी का काम होता है जो माइनर नॉमिनी है उसको पैसा दिलवाना। इसी के साथ साथ आप अगर अपनी पत्नी और माता पिता को भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो पॉलिसी में 3 नॉमिनी का भी ऑप्शन है। उसमें आप शेयर डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 100% में से आप कितना कितना शेयर किसे देना चाहते हैं। आप 1 नॉमिनी, 2 नॉमिनी, 3 नॉमिनी और माइनर नॉमिनी को भी बना सकते हैं, जिस केस में आपको अपॉइंटी को भी अपॉइंट करना पड़ता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। अगर कोई भी सवाल है तो कृपया करके मुझे आप लोग प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब मैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करती हूँ।
अब आ जाते हैं हम हमारे 7 पॉइंट पर। फ्रेंड्स, एक तरीके से जो ये मेरी वीडियो है ना, ये आपको स्टेप बाय स्टेप चल रही है कि आप जब इंश्योरेंस लेते हैं तो लेने से पहले क्या करना है, लेते समय क्या करना है और लेने के बाद भी क्या करना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको एक स्टेप में मिल रही है जिससे कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि मुझे इंश्योरेंस लेने से पहले मैं क्या करूँ, जब लेता हूँ तब मुझे क्या करना चाहिए, जब मैंने ले लिया उसके बाद मैंने क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमारा 7वां पॉइंट इसी कैटेगरी में आता है। तो फ्रेंड्स, 7वां पॉइंट हमारा ये है कि जब भी आप कोई भी इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो पहला पेमेंट हमेशा कैश में दीजिए। अब फ्रेंड्स, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जो लोग होते हैं वो अपना जब भी कोई इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो अपना जो पेमेंट है वो चेक में देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, अगर आप भी चेक में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन इससे परेशानी ये आती है कि इन केस अगर आपका जो चेक है वो बाउंस हो जाता है, सीडी हो जाता है, किसी भी रीज़न से हो सकता है कि आपके साइन मिसमैच हुए हो, या फिर हो सकता है कि कोई काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। मैं सारे रीज़न यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन मेन रीज़न यही होता है कि अगर आपके साइन मिसमैच हुए हैं, साइन मैच नहीं हुए हैं, तो उस केस में आपका चेक बाउंस हो जाता है। चेक बाउंस होने की वजह से LIC भी पेनल्टी लगाती है, प्लस आपके बैंक में भी पेनल्टी लगती है, और इसके साथ साथ आपका जो आपने जो प्रपोजल फॉर्म भरा था वो भी फिर आपका फेल हो जाता है, यानी कि वो सारी चीज़ें जो आपने शुरू से लेकर अब तक की थी वो सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाती हैं। अब अगर आपको इंश्योरेंस लेना है तब आपको फिर से वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, फॉर्म लेना पड़ेगा, जिनसे साइन करना पड़ेगा, फिर से वो सारी चीज़ें शुरू से आपको करनी पड़ेंगी, नॉमिनी उसमें डलवाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, ये चीज़ें होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप श्योर हैं कि आपके साइन मैच होते हैं, आप हमेशा ही चेक यूज़ करते हैं, तो उस केस में आप चेक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कई बार आपके अगर साइन मिसमैच हो जाते हैं तो आप पहली पेमेंट चेक से ना देकर कैश से दे सकते हैं, जिससे फ़ायदा ये होगा कि पहले ही बार में आपकी पॉलिसी जो है रजिस्टर्ड हो जाएगी, आपका पॉलिसी नंबर भी आ जाएगा और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि जब भी आप पहला अपना पेमेंट देते हैं अपने एजेंट को तो उसको आप कैश में दीजिए, ताकि अगर इन केस अगर चेक आपका बाउंस होता है तो आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट और हमारा 8वां पॉइंट है बॉन्ड से रिलेटेड, यानी कि फ्रेंड्स, अगर किसी भी केस में अगर आपका बॉन्ड आप तक नहीं पहुंचा है तो आपको अपने एजेंट से कांटेक्ट करना है। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि आपके पास आपका बॉन्ड नहीं आता है, हालांकि आज के टाइम में आपका बॉन्ड आपको ईमेल के थ्रू भी मिल जाता है। कई बार हार्ड कॉपी आपकी नहीं आती है लेकिन ईमेल के थ्रू मिल जाता है। लेकिन अगर आपके पास किसी भी तरीके से आपकी बॉन्ड की डिटेल्स नहीं आई है और यहाँ पे 15 दिन 1 महीना बीत चुका है, तो आपको अपने एजेंट से संपर्क करना चाहिए, उन्हें कांटेक्ट करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि आपने जो है इस टाइम पॉलिसी ली थी लेकिन अभी तक आपका बॉन्ड नहीं आया है। इससे क्या होगा, आपके एजेंट को आपकी पॉलिसी के बारे में रिमाइंड रहेगा और वो आपके बॉन्ड का जो आगे प्रोसेस है उसके लिए आपका काम करेंगे, यानी कि वो ब्रांच जाएंगे, वो आपके बॉन्ड्स को वहाँ से लेकर भी आएंगे। सो फ्रेंड्स, बॉन्ड आपकी पॉलिसी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी फ्यूचर में आपकी पॉलिसी आपको अगर बंद करवानी है, अगर आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी है, अगर आपको अपनी पॉलिसी पे लोन चाहिए, तो बिना बॉन्ड का आपको कोई भी काम नहीं होगा और आपको कुछ खर्चा भी आ सकता है अगर आपका बॉन्ड नहीं है तो फ्रेंड्स, इसीलिए जब भी आप नई पॉलिसी लेते हैं, क्योंकि नई पॉलिसी का बॉन्ड मिलना काफ़ी आसान होता है, आसानी से आपको ब्रांच से बॉन्ड मिल जाएगा। लेकिन अगर 2-3 साल बाद 5 साल बाद आप जाते हैं कि मुझे बॉन्ड अपना नहीं मिला है, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि जब भी आप अपनी पॉलिसी लेते हैं तो 15 दिन या फिर 1 महीने के अंदर अंदर आपको अपने बॉन्ड के, अगर आपको बॉन्ड नहीं मिला है तो अपने एजेंट से कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको अपने बॉन्ड से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं मिली है, यानी कि ईमेल के थ्रू भी अगर आपको नहीं मिला है, तब आप अपने एजेंट से संपर्क ज़रूर कीजिए, ताकि आपके जो बॉन्ड है वो आप तक पहुँचे और आपको फ्यूचर में किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। 9 पॉइंट हमारा आता है प्रीमियम का। सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपकी फ्रेश पॉलिसी है, नई पॉलिसी है, इसलिए आपको अपना प्रीमियम, जब भी आपका प्रीमियम ड्यू होता है तो उसको टाइम टू टाइम आपको जमा करना है। प्रीमियम आपको बिल्कुल भी लेट नहीं करना है। इन केस अगर फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीमियम लेट किया, क्योंकि नई पॉलिसी जो होती है वो बहुत जल्दी आपकी लैप्स हो जाती है, तो उस केस में अगर आपने प्रीमियम नहीं अपना जमा किया, पॉलिसी लैप्स हो गई, तो फ्रेंड्स ये कोई अच्छा इंडिकेट नहीं माना जाता है। आपने जब भी कोई नई पॉलिसी ली है तो उसको टाइम टू टाइम प्रीमियम
प्रीमियम भरिए। और अगर इन केस अगर जैसा कि मैंने आपसे बोला कि अगर आपने टाइम से प्रीमियम नहीं भरा तब आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। और अगर लैप्स होने के बाद अगर आपका प्लान कोई ऐसा है जिसमें कि आपको रिस्क कवर बहुत ज़्यादा मिलता है तो उस केस में आपको मेडिकल भी आपका करवाना पड़ता है। उस मेडिकल का खर्चा आपका अलग आएगा, आपको चक्कर अलग काटने पड़ेंगे, आपको एजेंट आपको रिवाइवल का फॉर्म देंगे, वो सारी चीज़ें होंगी। तो इतना सारा आपका टाइम वेस्ट होने से अच्छा है आपका प्रीमियम जब भी ड्यू हो तो स्टार्टिंग के 5 साल एटलीस्ट आपको अपना प्रीमियम टाइम टू टाइम जमा करना है। क्योंकि जब पॉलिसी नई होती है तो आपकी पॉलिसी 6 महीने के अंदर, जो रेगुलर पॉलिसी होती हैं, इंडोमेंट प्लान होते हैं, वो 6 महीने के अंदर लैप्स होते हैं। जो टर्म प्लान होते हैं वो 15 दिन के अंदर लैप्स हो जाते हैं। टर्म प्लान मार्केट वाले जो प्लान हैं जैसे कि इंडेक्स प्लस प्लान है, ये 15 दिन के अंदर लैप्स हो जाते हैं। 15 दिन के अंदर आप इसकी पेमेंट जमा नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब भी आपका कोई भी प्रीमियम ड्यू होता है तो उसको टाइम से भरिए लैप्सेशन से बचने के लिए। पॉइंट हमारा ये है कि फ्रेंड्स कि जब भी आप अपने एजेंट को कैश या फिर चेक देते हैं तो उनसे आप रिसिप्ट यानी कि रसीद लेना बिल्कुल भी ना भूलें। अब फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि अगर आपने चेक दिया है और जब भी आपका चेक सबमिट होता है तो आपके पास मैसेज आ जाता है, तो चेक में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर उसकी रसीद नहीं भी मिलती है। लेकिन जब भी आप कैश अपना जमा करते हैं तो कैश की आपको रसीद ज़रूर लेनी है, हालांकि चेक की भी लेनी है, जिससे आपको ये याद रहेगा कि आपने कौन सा प्रीमियम कब जमा करवाया, कितने आपने प्रीमियम जमा करवाए, कितने आपके ड्यू हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने के लिए आपको अपनी सारी रसीदों को संभाल कर रखना होगा, जिससे कि आपको ये रिकॉल करने में प्रॉब्लम ना हो कि आपने लास्ट प्रीमियम कब दिया था, आपने कितने प्रीमियम दे दिए हैं, आपका कितना प्रीमियम ड्यू है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप अपना कैश या फिर चेक एजेंट को देते हैं तो उनसे टाइम टू टाइम रसीद ज़रूर लीजिए। और अगर आप एजेंट को नहीं देना चाहते हैं तो आपके आसपास भी काफ़ी प्रीमियम पॉइंट आजकल तो अवेलेबल हैं, आप वहाँ जाकर अपना प्रीमियम जमा कर सकते हैं। और आप चाहें तो अपने मोबाइल फ़ोन से भी अपना प्रीमियम जमा कर सकते हैं, काफ़ी ईजिली आपका हो जाता है। आपको पॉलिसी नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है, ईमेल आईडी डालनी होती है और आपका प्रीमियम जमा हो जाता है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अगर मैं आपको 11वां पॉइंट बताऊं तो फ्रेंड्स 11वां पॉइंट हमारा ये है कि फ्रेंड्स जब भी आपकी पॉलिसी हो गई, आपका बॉन्ड आ गया, आपने 1-2 प्रीमियम जमा भी कर दिए, अब फ्रेंड्स आगे क्या, आगे आपको करना है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट है, पॉलिसी बॉन्ड हो गया, रिसिप्ट हो गई और इसके अलावा जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं उसका आपको एक प्रॉपर फाइल बना के रखना है। फाइल वैसे तो एजेंट देते ही हैं, लेकिन अगर नहीं देते तो आपको प्रॉपर उसको डॉक्यूमेंट को मेंटेन करके रखना है, फाइल बनाकर, और ऐसी जगह रखना है कि जो आपकी वाइफ या फिर मदर हैं उनको वो ईजिली मिल जाए। इसमें फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अपने एजेंट का कार्ड भी हमेशा उसके अंदर रखना है। अब फ्रेंड्स इससे होगा क्या दोस्तों, किसी को भी नहीं पता कि किसका समय कितना है, भगवान करे सबकी उम्र लंबी हो, सब अपना अच्छा जीवन जिएं, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं होता है। अगर कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है और परिवार को यही नहीं पता कि आपके पॉलिसी बॉन्ड कहाँ रखे हैं, डॉक्यूमेंट कहाँ रखे हैं, तो इसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा समय जाता है और जिस टाइम में परिवार दुखी होता है तो उस टाइम में उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स देने से अच्छा है कि आप अभी से अपना सारा इंतज़ाम करके रखें कि आपने सारे डॉक्यूमेंट एक जगह पे रखे, उसमें एजेंट का नंबर भी रखें, ताकि अगर भगवान न करे कुछ भी गलत हो जाता है तो परिवार को क्लेम करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। और इसका दूसरा फ़ायदा ये भी है कि जब आपके डॉक्यूमेंट एक जगह पे होंगे तो मैच्योरिटी के टाइम पे भी आपका सारे काम ईजिली हो जाएंगे और आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये तो हो गए हमारे 11 पॉइंट, और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि 12वां यानी कि आखिरी पॉइंट हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और आपको उससे बहुत कुछ समझने को मिलेगा। अब फ्रेंड्स 12 पॉइंट मैं आपको क्या बताती हूँ और क्यों बताती हूँ ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स 12 पॉइंट हमारा है कि जब भी आप कोई भी इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो ऑनलाइन आप लेने के बदले में ऑफलाइन उस प्लान को लें। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है कि कई बार क्या होता है, आज के टाइम में आपको काफ़ी सारे ऑनलाइन वेबसाइट मिल जाती हैं। हालांकि LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप कुछ प्लान सेल्फ यानी कि खुद से बाय कर सकते हैं। प्लान आपने बाय कर लिया ऑनलाइन, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए,
ठीक है। लेकिन इन केस अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए कि अगर आपका जो पेमेंट है, आज के टाइम में दोस्तों आपको पता है कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर इन केस आपके जो पैसे हैं, अगर वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर पॉलिसी के लेने के बाद में आपका बॉन्ड नहीं आता है, या फिर आपने उसमें कई सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपने कोई गलत चीज़ सेलेक्ट कर ली, अगर आपने कोई भी मिस्टेक कर दी, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। सो फ्रेंड्स, अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको खेलने से अच्छा है आप कोई भी प्लान जब भी लेते हैं तो किसी ऑफलाइन यानी कि किसी भी एजेंट से ले, ताकि अगर आपको बाद में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एजेंट से जाकर बात तो कर सकते हैं। ऑनलाइन में आप किसको ढूंढेंगे। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो ऑफलाइन पॉलिसी लीजिए, जिससे कि आपको सर्विसिंग भी आराम से मिलती रहेगी। आपको नॉमिनी अपडेट होना है, आपको नॉमिनी चेंज करना है, आपको बैंक डिटेल्स चेंज करनी है, आपको अपनी पॉलिसी पर लोन लेना है, आपको अपनी पॉलिसी बंद करनी है, आपकी पॉलिसी बंद हो गई है उसे आपको चालू करवाना है। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन खुद से नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें कर सकते हैं लेकिन सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। पैन कार्ड अपडेट करना है, बहुत चीज़ें होती हैं, तो इसके लिए आप बाद में किसको पकड़ोगे। इसीलिए फ्रेंड्स, जब भी आप कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो ऑफलाइन लीजिए। अगर आपको बहुत अच्छी जानकारी है ऑनलाइन की तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है तब आपको ऑफलाइन लेने के लिए मैं सजेस्ट करूँगी। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे वीडियो के 12 पॉइंट जो कि मेरे हिसाब से आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज देने वाले थे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको बेस्ट नॉलेज देने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ही मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही नॉलेज देने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जिन लोगों को इस नॉलेज की ज़रूरत है उन तक ये नॉलेज पहुँचे। अच्छी चीज़ें हमेशा शेयर करनी चाहिए, बुरी चीज़ों को नहीं शेयर करना चाहिए। फ्रेंड्स, आई होप आप मेरी बात को समझे हों। इसी के साथ साथ कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है, अभी तक कुछ मन में डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। इसी के साथ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नई नॉलेज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय फ्रेंड्स।